नमस्कार दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सभी को फिर से धन्यवाद है। मैं एमजी राजस्थान की इस पावन धरा से दोस्तों आज से हम एक अद्भुत क्लास शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी तक निश्चित तक पहुंचा देगी और वो क्लास रहेगी करंट जीके की। दोस्तों आज आपको पता है हर एग्जाम की दूरी बन चुका है प्रतिदिन का आने वाला करंट जीके, और उसमें हम केवल करंट जीके की ही बात नहीं करेंगे इस क्लास में, बाकी चाहे उसका इतिहास रहा हो, चाहे उसका जैसे राजनीतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहे हो, चाहे भूगोल से संबंधित रहे हो, चाहे उसका खेल से संबंधित रहे हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रकृति रहती है वो या तो किसी व्यक्ति विशेष से पूछा जाता है, या किसी संस्था विशेष से पूछा जाता है, या किसी अगर पास्ट में भी पूछा जाएगा, इतिहास में भी पूछा जाएगा, तो वर्तमान में कोई ना कोई उससे संबंधित कोई घटना रही होगी तब उससे जाकर इतिहास से संबंधित पूछा जाता है। और इसी प्रकार से अगर वर्तमान में कोई राजनीतिक घटना होगी तो वहां पीछे जाकर संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अर्थतंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा इन सभी पहलुओं पर आज से जो हम कड़ी शुरू करने जा रहे हैं, निश्चित तौर से आशा है ये आपको पसंद भी आएगी और सफलता भी दिलाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और देखिएगा शुरू करते हैं हम आज की जो हमारी करंट जीके की क्लास है उसके बारे में। देखिएगा हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जो ये श्रृंखला शुरू की गई है वो दो चीजों पर आधारित रहेगी। एक टाइम आपको क्वेश्चन से संबंधित जानकारी मिलेगी जो 4 ऑप्शनों सहित होगी, जबकि जो दूसरा एक सुबह होगी और एक शाम होगी। तो सुबह और शाम में दोनों में फॉर्मेट में अंतर यह होगा कि जो शाम हो या सुबह हो, एक फॉर्मेट मिलेगा आपको 4 ऑप्शनों में, और दूसरा फॉर्मेट होगा कोई विस्तृत क्षेत्र के बारे में कोई कार्य हुआ है और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन 100% पूछे जाने की संभावना रहती है, तो उसका पूरा का पूरा मैटर लेकर आने की। और दोनों ही आपके लिए मुझे पता है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये जो फॉर्मेट रहेगा अपना 4 ऑप्शनों वाला रहेगा। देखते हैं पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया है। आपको पता है दोस्तों, एक तो है नई दिल्ली, और एक है भोपाल, और एक है नासिक, और एक है हरिद्वार। आपको मैं बताता चलूं इसका जो आंसर रहेगा ये भोपाल भी नहीं है, नासिक भी नहीं है, हरिद्वार भी नहीं है, कौन है? नई दिल्ली है, जिसमें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का क्या किया गया है, आयोजन किया गया है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूं मैं। ये जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग है उसको खुद कौन अपने पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी क्या कर रहे हैं भाई साहब, अध्यक्षता, यानी कि इसमें सम्मिलित हुए हैं। जो कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। और आपको पता है किस दिन से शुरुआत हुई है इसकी? 12 जनवरी। कब हुई है? 12 जनवरी को हुई है। और याद है आपको 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? युवा दिवस। क्या मनाया जाता है भाई? युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता ही है इसी दिन किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद की। किसकी जयंती है? स्वामी विवेकानंद की जयंती है। तो याद रखना हमारा जो विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जो आयोजन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है, और इसमें जो पार्टिसिपेट किए हैं खुद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी किए हैं। और आपको पता किस दिन से शुरुआत हुई है? 12 जनवरी, जो कि किस रूप में? युवा दिवस के रूप में। आपको याद रखना होगा प्रधानमंत्री ने हर राज्य से उन युवाओं को जो राजनीतिक में पार्टिसिपेट नहीं करते उन युवाओं को वहां पर बुलाया है। और याद रखना किसकी जयंती है इस दिन? स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आपको मैं यहां पर यह भी बताता चलूं जो अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, वो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखना 12 अगस्त को।
तो अगर हम भारत में युवा दिवस की बात करें तो आपको पता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, और किस जयंती के रूप में भी, स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में भी। और अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात करूं तो कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, केवल इतना सा याद रखना है, विकसित भारतीय यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां पर किया गया, नई दिल्ली। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर बदल दिया गया है। आपको पता है हाल ही में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का क्या हुआ है, निधन हुआ है। और यह निधन पूरे देश के लिए क्या है, क्षति है। और उसी के लिए ध्यान में रखना हिमाचल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका नाम जो बदल कर दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका नाम कर दिया गया है। तो याद रखना दोस्तों, आपको इतना ही, जो प्रशासनिक रूप से है उसमें वर्तमान में नाम जोड़ दिया गया है आगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। थोड़ा हम हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बारे में मैं आपको बता दूं, तो हिमाचल प्रदेश है, देखिएगा, अगर बात कर लें इसके बारे में तो इसे देवभूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, देवभूमि भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, बर्फीला प्रांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बर्फीला प्रांत भी कहा जाता है, देवभूमि भी कहा जाता है। और आपको पता है इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों, याद रखना, ऐसी जानकारियां आ जाती है खास तौर से एसएससी जीडी में, दिल्ली पुलिस या किसी भी एग्जाम में। तो याद रखना है इसका जो क्षेत्रफल है वो 5619 वर्ग किलोमीटर है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, क्षेत्रफल कितना है इसका, 5619 वर्ग किलोमीटर। और इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा और बात करें इसके ऊपर तो आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि ये जो हिमाचल प्रदेश है 5619 वर्ग किलोमीटर तो है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी विधानमंडल की, तो यहां पर जो विधानमंडल है दोस्तों एक सदनीय है। क्या है, एक सदनीय। और इस एक सदनीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, विधानसभा। क्या कहते हैं, विधानसभा। और जो कितनी सीटों पर है, 68 सीटों पर। याद रख लीजिएगा, जो यहां पर विधानमंडल है, क्योंकि हमें पता है भारत के जो राज्य हैं उनमें संसद की तरह दो स्तरों पर कार्य किया जाता है, जिसका विधानमंडल का एक नाम हम कह सकते हैं विधानसभा, और दूसरे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विधान परिषद। लेकिन आपको यह भी पता है सभी राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। तो मुझे बता दीजिएगा कितने राज्यों में। बिल्कुल, आप मुझे पक्का यकीन है 6 ही राज्य बताएंगे। 6 राज्यों में क्या है, एक सदनीय विधानमंडल न होकर 2 सदनीय। बाकी सभी राज्यों में क्या है, एक सदनीय विधानमंडल है। दोस्तों आपको पता है कौन कौन से वो राज्य हैं, थोड़ा बता दीजिएगा। एक सदनीय न होकर 2 सदनीय, तो मैं आपको बताता चलूं, एक तो आपका बिहार है, एक आपका उत्तर प्रदेश है, एक आपका कर्नाटक है, एक आपका ध्यान में रखना महाराष्ट्र है, और एक आपका आंध्र प्रदेश, एक आपका तेलंगाना। पहले आपको पता है इससे पहले 7वां कौन सा था, जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर आपको पता है वर्तमान में क्या बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो वर्तमान में कितने, 6। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें हिमाचल की, तो यहां पर कितना सदनीय है, एक सदनीय है, जिसमें कितनी सीटें हैं, 68 सीटें। आप साथ ही ये भी देख लीजिएगा कि अगर संसद में इसकी स्थिति की बात की जाए, तो इनकी जो स्थिति है राज्यसभा में
राज्यसभा में इनकी स्थिति 3 सीटें, और ध्यान में रखना लोकसभा में इनकी स्थिति कितनी है, 4 सीटें। हाल ही में आपको पता है, आपने कंगना रनौत का नाम सुना होगा, जो इसी प्रदेश से जीत कर गई है, और कौन सी संसदीय क्षेत्र से, मंडी संसदीय क्षेत्र से। तो देखिएगा, ये संसदीय सीटें भी आजकल आपको पूछी जाने लगी है अलग अलग राज्यों की। तो संसद की, राज्यसभा में इनकी 3, और ऐसे कितनी है भाई, 4। ये हो गई किसके बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसको देवभूमि भी कहा जाता है, बर्फीला प्रांत भी कहा जाता है। क्षेत्रफल इसका कितना है, 5619 वर्ग किलोमीटर। विधानमंडलीय 1 सदन, 68 सीटें हैं, संसद में 3 राज्यसभा की और 4 लोकसभा की। इसी प्रकार से अगर हम इसके बारे में दूसरी बात की जाए, तो आपको याद रखना होगा दोस्तों, इसी हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल कौन है भाई, राजेंद्र देवनाथ। इसी को क्या कहते हैं, विश्वनाथ, राजेंद्र विश्वनाथ। ये यहाँ के क्या है, राज्यपाल है, ये भी ध्यान में रखना। जबकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, सुखविंदर सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ये भारत का 1971 में 18वां राज्य, कौन सा राज्य, 18वां राज्य बना था। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ तो देखिएगा, राज्यपाल कौन हो गया, या एक बार पुनः बोलिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ या देवनाथ। मुख्यमंत्री कौन हो गया, सुखविंदर सुक्खू। और भारत का राज्य कब निर्माण में आया, 1971 में आया, और कौन से के रूप में, 18वें राज्य के रूप में। इसी के साथ आपको थोड़ा यह भी देख लेना होगा, अगर हम बात करें तो देखिएगा, तो आपका हिमाचल प्रदेश है, अगर उसकी थोड़ा सा भौतिक स्थिति के आधार पर हम बात करें, तो उत्तर में, इसमें दोस्तों उत्तर में टेंशन मत लीजिएगा, आज से आप तैयार हो जाइएगा। आपको केवल करंट जीके ही नहीं, उस हर राज्य के बारे में, हर उस देश के बारे में, हर उस विश्व के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें आपका करंट तो ठीक होगा ही होगा, जीके भी आपका बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बने रहिएगा आप उड़ान क्लासेस के साथ और एमजी सर के साथ। तो देखिएगा, उत्तर में क्या है इसके, जम्मू कश्मीर। कौन है भाई, जम्मू कश्मीर। और याद रखना है आपको, इसी के साथ कौन सा, आपका लद्दाख क्षेत्र। कौन सा, लद्दाख क्षेत्र। आपको पता है ये दोनों ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है। इतना भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके जो पश्चिम देखिएगा, पश्चिम में पंजाब। कौन है, पंजाब। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इनके जो दक्षिण में होगा हरियाणा। कौन होगा भाई, हरियाणा। इसी प्रकार से अगर इसके बात करें हम पूर्व में, तो आपको याद रखना होगा कौन है, उत्तराखंड। कौन है भाई, उत्तराखंड। और इसी प्रकार से और पूर्व में इसके क्या है, तो आपको ध्यान में रखना होगा तिब्बत। कौन है भाई, तिब्बत। यह हो गई आपके भौतिक प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के जो पास में जो लगने वाले राज्य हैं, उनका भी आप क्या रखिए, ध्यान में रखिए। उत्तर में कौन लगता है, जम्मू कश्मीर लगता है, और कौन लगता है, लद्दाख लगता है। और अगर हम पश्चिम की बात करें तो पंजाब लगता है, और
दक्षिण पश्चिम की बात करें तो कौन लगता है? हरियाणा लगता है। और अगर हम पूर्व की बात करें तो उत्तराखंड लगता है। कौन लगता है? उत्तराखंड लगता है। या दक्षिण पूर्व की बात करें तो उत्तराखंड, और पूर्व की बात करें तो तिब्बत लगता है। इस चीज का भी आप क्या रखोगे? ध्यान में रखना है। और अगर बात करूं आपको तो इस चीज का आपको ध्यान में है पौंग बांध। कौन बांध भाई? पौंग बांध। यहां पर जो बिजली उत्पादन की जाती है वो कौन से बांध से? पौंग बांध। किस बांध से? पौंग बांध से की जाती है। और यह आपको पता है कौन सी नदी पर है? व्यास नदी पर। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। और एक और ध्यान में रखना है आपको, भाखड़ा नागल बांध। और यह कौन सी नदी पर है? सुलज नदी पर। तो यह हो गया दोस्तों, याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो नाम परिवर्तन करके किसके नाम पर? मनमोहन के नाम पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल, कौन सा वाणी चैनल भाई? कुंभ वाणी चैनल। इस चीज का ध्यान में रखना। कौन सा चैनल है? कुंभ वाणी चैनल। कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है। तो आपको याद रखना होगा कहां पर किया गया है? प्रयागराज। कहां पर किया गया है? प्रयागराज। और आपको पता ही है प्रयागराज है वो जो जिला है उसका पुराना नाम इलाहाबाद। क्या नाम है? इलाहाबाद। तो किसका नाम है? प्रयागराज का पुराना नाम क्या है? इलाहाबाद है। और आपको पता है इसी प्रयागराज में आदित्यनाथ जी ने क्या किया है? ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभ वाणी चैनल का उद्घाटन किया है। और क्यों? क्योंकि आपको पता है यहां पर प्रयागराज में क्या शुरू हो रहा है? कुंभ शुरू हो रहा है। और प्रयागराज में कितने साल में होता है दोस्तों? 12 साल में। कितने साल में? 12 साल में होता है। और आपको ध्यान में रखना होगा इस प्रकार से। क्यों, क्या हुआ सर? घर पर? अच्छा, तो देखो कितने साल में? 12 साल में इलाहाबाद में होता है। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। इलाहाबाद का जब नया नाम क्या है? प्रयागराज। यह आपको पता चल गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में दूसरी जानकारी मैं दे दूं तो आपको पता है हाल ही में यहां पर, ऐसे तो यूपी में कितने जिले हैं भाई? 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। लेकिन आपको पता है विशेष अवसर यानी कि कुंभ के लिए ही, ध्यान में रखना, प्रयागराज जो जिला है उसमें जो महाकुंभ क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपको पता है कौन सा जिला घोषित कर दिया? 76वां जिला घोषित कर दिया। कौन सा जिला? 76वां जिला। तो ध्यान में रखना वर्तमान में यूपी में कितने जिले? 76 जिले। लेकिन याद रखिएगा ये 76 जिले केवल और केवल किस समय तक के हैं? जब तक कुंभ का आयोजन होगा तब तक के लिए हैं। आपको याद रखना होगा ऐसे कितने जिले हैं? 75। तो हम कह सकते हैं महाकुंभ जो क्षेत्र जिला घोषित किया गया है वो एक अस्थायी जिला है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। और आपको पता है हाल ही में महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है उसमें जो महास्नान हुआ है वो किससे? माघ पूर्णिमा से। किससे? माघ पूर्णिमा से शुरुआत हुई है। तो चलो इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब बात करते हैं हम भारत के पहले केबल स्टेट रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? केबल स्टे रेलवे ब्रिज यानी कि जो लटकता हुआ रेलवे ब्रिज है आपको याद रखना होगा कहां पर किया गया है। तो याद रखिएगा आप जम्मू कश्मीर में। कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। और
कितने मीटर की ऊंचाई पर? 725 मीटर की ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर है? और ये ध्यान में रखना, भारत में ऐसा जो ब्रिज है वो पहला ब्रिज है जो लटकता हुआ ब्रिज है। इस चीज को आपको याद रखना होगा। तो यह हो गई उससे सामान्य बारे में जानकारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? आपको पता है ये जो डील है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसके बारे में है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में है। पहली चीज तो ये आपको पता हो गई। और ये जो डील की गई है वो किसके साथ की गई है? इंडोनेशिया के साथ की गई है। किसके साथ की गई है दोस्तों? इंडोनेशिया के साथ की गई है। याद रखना, ये जो डील की गई है वो 450 मिलियन डॉलर। कितनी डॉलर? 450 मिलियन डॉलर। और आज पता है $1 बराबर, अगर भारतीय रुपए की बात की जाए तो लगभग 84 रुपए। $1 बराबर कितने? 84 रुपए। फिर आप देख लीजिएगा तो 450 मिलियन डॉलर की ये जो डील की गई है किसके साथ की गई है? इंडोनेशिया के साथ की गई है। आपको पता है इंडोनेशिया आसियान का देश है। आसियान जो है उसका क्या है भाई? सदस्य है। क्या है? सदस्य है। और याद रखना है आपको, ये आसियान का कौन सा देश बन गया है? दूसरा देश बन गया है। दूसरा देश जो कि भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील की है। उससे पहले आसियान का जो पहला देश था, पहला देश वो कौन था? फिलीपींस। फिलीपींस। इस चीज का भी आपको याद रखना होगा। तो पहले आसियान का कौन था? फिलीपींस था। और जो दूसरा देश है जिसने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील की है कौन है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है क्या है? जकार्ता। क्या है? जकार्ता है। आपको याद रह जाएगा इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है? जकार्ता है। और आपको पता है आसियान का जो स्थापना हुई थी वो जकार्ता में हुई थी 1967 को। आसियान की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1967 को। कहां पर? जकार्ता में। कहां पर हुई थी? जकार्ता में। याद रह जाएगा। चलो, तो हमने देखा कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो निर्यात किस देश के साथ किया है? इंडोनेशिया के। ऐसा संभावना है, वार्तालाप चल रही है। और ये जो डील होगी वो कितनी होगी? 450 मिलियन डॉलर की। इससे पहले आसियान के किस देश से ये डील हुई थी? फिलीपींस से। तो आसियान का कौन सा देश बन गया? दूसरा देश बन गया। चलिएगा आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है वो किसने ली है? ध्यान में रखिएगा। जस्टिस अशोक गंगुली ने ली है क्या? या जस्टिस दीपक शर्मा ने ली है क्या? या याद रखिएगा जस्टिस के विनोद चंद्र ने ली है या जस्टिस विनोद कुमार ने ली है? तो आपको मैं बता दूं 16 जनवरी यानी कि आज 16 जनवरी 2025 को जस्टिस विनोद चंद्र ने जस्टिस विनोद चंद्र ने, ध्यान में रखना, इस पद की यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नए रूप में चुने गए हैं। और शपथ किसने दिलाई है पद के रूप में? तो शपथ दिलाने का काम है मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। किसने? संजीव खन्ना। तो आपको पता है जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है भाई? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश है। आपको मैं बताता चलूं, देखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट है वो, इसकी स्थापना तो कब हुई थी? 26 जनवरी
1950 याद रखना आपको। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना नई दिल्ली में 26 जनवरी 1950, जबकि आपको पता है शुरू में अगर जो कोर्ट की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, वो ऐसे देखे तो 1874 में कोलकाता में। कहां पर है? कोलकाता में। इस चीज का भी आप ध्यान में रख सकते हो। लेकिन वर्तमान सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब? 26 जनवरी 1950 में हुई। यह बात हो गई। फिर देखिएगा वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 33 प्लस 1 यानी कि 34। कुल सदस्य मुख्य न्यायाधीश सहित कितने हैं? 34 है। इस चीज का आपको याद रखना है। इनमें से याद रखना जो 33 जो अन्य न्यायाधीश है, वर्तमान में इन पर केवल एक पद खाली है। तो खाली पदों की संख्या कितनी है? एक पद है। यानी कि कह सकते हैं अपन 32 पद अन्य न्यायाधीशों के भर चुके हैं और एक मुख्य न्यायाधीश का, यानी कि 34 में से वर्तमान में कितने पर न्यायाधीश नियुक्त है? 33 पर न्यायाधीश नियुक्त है। यह आपको पता रख लेना चाहिए। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल सदस्य संख्या कितनी है? 34। उनमें से सदस्य इस समय जो नियुक्त है वो कितने हैं? 33। कितने पद खाली है? एक पद खाली है। जबकि स्थापना कब हुई है? 26 जनवरी 1950 को। जबकि पुराने रूप में देखें तो 1874 में कहां पर है? कोलकाता में हुई है। यह बात हो गई किससे संबंधित? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। और आज के ही दिन विनोद चंद्र ने क्या ली है? जस्टिस विनोद चंद्र जी ने शपथ ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो आपको याद रखना होगा ये जो अनुमान दर है वो 6.7 है। कितना है? 6.7 है। इस चीज का आपको ध्यान में रख लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिएगा, दिसंबर 2024, कब? दिसंबर 2024 को 2024 को आईसीसी ने मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? आपको पता है ये अवार्ड किसको दिया है? ये देखिएगा, बुमराह को दिया है। भारत का जो खिलाड़ी है कौन है? बुमराह है। उसको ये दिया गया है। आपको पता है बुमराह ये अवार्ड जीतने कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 2 बार जीता है। पिछले साल जून में 2024 को भी ये अवार्ड बुमराह ने जीता था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना होगा। तो दिसंबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना गया है? बुमराह को चुना गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। जबकि हम बात करें वुमेन्स की, महिला की, तो एनाबेल सदरलैंड, ये कहां की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया। कहां की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की। तो याद रखना आपको कि पुरुष में तो किसने जीता है ये अवार्ड? बुमराह ने जीता है, जो भारतीय खिलाड़ी है। और महिला में किसने जीता है? एनाबेल सदरलैंड ने जीता है, जो कहां की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। इस चीज का आपको याद रखना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दोस्तों, तो देखिएगा जसप्रीत बुमराह। अब बात करें हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सिंपल सा आंसर रहेगा आपके सामने, वो आंसर है, याद रखना, महाराष्ट्र की। इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानना है। आपको केवल इतना जानना है कि जो पवना नदी है वो दूषित हो गई थी और उसकी सफाई के लिए क्या चल रहा है? अभियान चल रहा है। और वो कहां से है? महाराष्ट्र से संबंधित रहती है। अब बात कर लेते हैं हम हाल ही में गान-नंगाई। कौन सा भाई? गान-नंगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसको ही क्या कहा जाता है दोस्तों? चकान
गान नगाई कहा जाता है। तो देखिए, इसका जो आयोजन किया गया है वो असम में किया गया है। कहां पर किया गया है? असम में किया गया है। हालांकि इन ऑप्शनों में मणिपुर भी है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, मणिपुर में भी ये उत्सव आयोजन किया जाता है। इस चीज का भी आपको क्या रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। मणिपुर में भी इसका आयोजन किया जाता है और पास में ही जो त्रिपुरा है उसमें भी इसका आयोजन किया जाता है। तो देखिएगा, जो गान नगाई 2025 का जो उत्सव है असम और मणिपुर दोनों में ही किया जाता है, लेकिन इस समय देखिएगा इसको क्या कहा जाता है? चकान गान नंगाई भी कहा जाता है। और ये इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य है दोस्तों नए साल के आगमन पर, नए साल के आगमन पर। तो देखिए, ये जो त्योहार है वो आयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि नए साल की खुशी पर असम में ये त्योहार मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ये फसल कटाई के रूप में भी माना जाता है। तो ये दोस्तों संबंधित रह गया आपके किसे, और इस त्योहार को चिलियन लोग मनाते हैं। कौन से लोग मनाते हैं? चिलियन लोग मनाते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा। तो ये दोस्तों हमारे जो 10 क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिले हैं, निश्चित तौर से आशा है इनके साथ आपको दूसरी जानकारी भी समझ में आई होगी, निश्चित आई होगी। तो देखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट इसी क्लास को दूसरा फॉर्मेट को लेकर। तो डेली आपको याद रखना होगा, भूलना नहीं है। आज से शाम के 7 बजे और सुबह के 7 बजे निश्चित तौर से दोनों समय ये आपको नौकरी वाली क्लास मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है ये आपको सफलता दिला करे रहेगी। दोस्तों, उड़ान क्लासेज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइबर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी के आगे लेता हूं। धन्यवाद।